नमस्ते। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा संचालाया जाता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उन रियासतों के विलीनीकरण के बारे में सुना जिन्हें उनके अपने प्रांतों में मिला दिया गया और पार्ट ए स्टेट्स बनाए गए। अब हम पार्ट बी स्टेट्स की ओर मुड़ते हैं, यानी वे संस्थानें जिन्हें एक साथ मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया गया और जिन पर राज प्रमुख का प्रशासन था। हाँ, ये एक नया संवैधानिक पद था। मतलब किसी पुराने राजा को ये पद मिलता था और भारत के राष्ट्रपति उन्हें चुनते थे। अच्छा, और इन संगठित राज्यों के साथ हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मैसूर स्टेट जैसे कुछ बड़े संस्थानों को भी पार्ट बी स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया और उन पर भी राज प्रमुख का शासन था। जी बिल्कुल। तो आइए इन संगठित राज्यों के बनने की दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और अगले 9 एपिसोड में हर एक राज्य की अलग अलग कहानियों को सुनते हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड सुने। ये एपिसोड भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का अवलोकन प्रदान करते हैं, साथ ही कानूनी प्रावधानों और इसे साकार करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का परिचय भी देते हैं। हाँ, और ये सारे एपिसोड्स हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित है। जी हाँ, इन आर्टिकल को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर सोचिए, 2 खूबसूरत और काफी आगे बढ़ी हुई रियासतें, त्रावणकोर और कोचीन। जी हाँ। गजब की साक्षरता दर, अपनी अलग संस्कृति और उस जमाने के हिसाब से देखें तो काफी प्रगतिशील प्रशासन। बिल्कुल। आज हम इन्हीं 2 राज्यों के भारत में विलय की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सुनने में शायद ये सीधी लगे, पर थी नहीं। सही कहा। ये भारत की आज़ादी के ठीक बाद का वक्त था। एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा था देश में। हाँ, सैकड़ों रियासतें थीं और उन्हें एक साथ लाकर एक देश बनाना, अरे ये पहाड़ जैसी चुनौती थी। और त्रावणकोर, कोचीन जैसी रियासतें जो कई मायनों में काफी मॉडर्न थी, उनका भी अपना लंबा इतिहास था, अपनी पहचान, अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। तो ये सब मिलकर विलय की राह को काफी जटिल बना रहे थे। तो आज की हमारी ये चर्चा खास तौर पर त्रावणकोर और कोचीन पर ही रहेगी। कैसे ये 2 राज्य, जिनका अपना अपना एक वजूद था, इतनी सारी मुश्किलों, असहमतियों को पार करके एक हुए। जी। हमारा मकसद है उन मुश्किलों को समझना, उन वार्ताओं के दिलचस्प मोड़ों को जानना, जैसे वीपी मेनन की भूमिका। हाँ, बहुत अहम। सर सीपी रामास्वामी अय्यर जैसे दीवानों के दांव पेंच, महाराजाओं की चिंताएं, वो सब बातें जिनके चलते आखिरकार त्रावणकोर कोचीन राज्य बना। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इन रियासतों की तस्वीर थोड़ी और साफ करते हैं। त्रावणकोर और कोचीन, जैसा हमने कहा, प्राकृतिक सुंदरता तो थी ही, बिल्कुल। संस्कृति भी बहुत समृद्ध थी। हाँ। और शिक्षा, खासकर साक्षरता, इसमें तो बहुत आगे थे दोनों। जी हाँ, काफी आगे। कोचीन ने तो एक और कमाल का काम किया था। न्यायपालिका को कार्यपालिका से काफी पहले ही अलग कर दिया था। ये उस दौर में बड़ी बात थी, है ना? बहुत बड़ी बात थी। और 1925 तक वहां एक विधान परिषद भी थी जिसमें चुने हुए सदस्यों का बहुमत था। अच्छा। त्रावणकोर में भी विधायिका थी, पर हाँ, उसकी शक्तियां थोड़ी सीमित थीं कोचीन के मुकाबले। और इनका इतिहास भी देखिए, काफी पुराना, प्रतिष्ठित। त्रावणकोर के शासक तो खुद को प्राचीन चेर राजाओं का वंशज मानते थे। हाँ, सुना है। और उन्होंने अपना राज्य श्री पद्मनाभा स्वामी को समर्पित कर रखा था। महाराजा खुद को भगवान का पद्मनाभ दास यानी सेवक मानते थे। अच्छा। दूसरी तरफ कोचीन के शासक अपना वंश चेरामन पेरुमल से जोड़ते थे। दोनों के ही अंग्रेजों से भी पुराने संबंध थे, संधियां थी। कोचीन की 1791 की और त्रावणकोर की 1805 से। और एक और खास बात जो आपने कही, शिक्षा और उद्योग पर खर्च। दोनों ही राज्यों ने अपनी आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा इन चीजों पर लगाया। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। फिर आया 1947 का वो दौर, भारत की आजादी और विभाजन की घोषणा। जी। और तभी त्रावणकोर के जो दीवान थे, काफी ताकतवर माने जाते थे, सर सीपी रामास्वामी अय्यर। हाँ। उन्होंने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया कि त्रावणकोर ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद एक आजाद मुल्क बनेगा। बिल्कुल। इस घोषणा ने दिल्ली में हलचल मचा दी थी। जाहिर है, डर फैल गया कि कहीं भारत छोटे छोटे टुकड़ों में न बट जाए, वो जिसे बाल्कनीकरण कहते हैं। हाँ, बाल्कन प्रायद्वीप की तरह। और देखिए, अय्यर के इस कदम के पीछे कुछ ठोस वजहें भी थी। पहली, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता, जिसे पैरामाउंसी कहते हैं, वो खत्म हो रही थी।
हाँ, ये वो अधिकार था जिससे अंग्रेज रियासतों पर नियंत्रण रखते थे। इसके खत्म होने से सिद्धांत रूप में रियासतें आजाद हो गईं। ओके। दूसरी वजह शायद हैदराबाद के नवाब का इरादा था, वो भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो शायद उससे भी दूसरों को हौसला मिला हो सकता है। और तीसरी, त्रावणकोर को अपने बंदरगाहों से सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी से काफी आमदनी होती थी। उन्हें लगता था कि वो आर्थिक रूप से टिक सकते हैं। लेकिन भारत सरकार का रुख तो एकदम साफ था। बिल्कुल साफ था। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि रियासतों को आजाद देश बनने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होना होगा। यहीं पर फिर लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन का रोल आता है ना? जी हाँ, माउंटबेटन तब वाइसरॉय थे और वीपी मेनन नई बनी रियासती मंत्रालय के सचिव। इन दोनों पर ही जिम्मेदारी थी इन रियासतों को भारत में लाने की। और ये वाकई एक कूटनीतिक शतरंज की बिसात थी। वीपी मेनन को ये काम सौंपा गया था और वो जानते थे कि हर रियासत की अपनी अलग दिक्कतें हैं, अपनी चिंताएं हैं। यहीं से कहानी और पेचीदा होती है। मतलब त्रावणकोर और कोचीन को एक करना ये आसान नहीं था। भले ही पड़ोसी थे, भाषा संस्कृति काफी मिलती जुलती थी। हाँ, सबसे पहली दिक्कत तो भूगोल की थी। कोचीन राज्य जो था वो एक सलग क्षेत्र नहीं था। सही। उसके कई हिस्से, यहाँ तक कि राजधानी एर्नाकुलम भी चारों तरफ से त्रावणकोर के इलाके से घिरे हुए थे, जैसे द्वीप हों। बिल्कुल। सोचिए प्रशासन चलाना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, और सिर्फ भूगोल ही नहीं, पुरानी प्रतिद्वंदिता भी थी, सालों से चली आ रही खींचतान। अच्छा। इसकी वजह से पानी के बंटवारे जैसे मसले भी नहीं सुलझ पा रहे थे। एर्नाकुलम शहर को पीने का पानी त्रावणकोर के इलाके से आता था। अरे, कई नदियां दोनों राज्यों से गुजरती थीं, लेकिन उनके पानी के इस्तेमाल पर कोई सहमति नहीं थी। ये छोटी बातें लग सकती हैं, पर रोजमर्रा के जीवन और प्रशासन पर इनका बड़ा असर था। फिर कानून व्यवस्था का भी सवाल था, है ना? अलग अलग पुलिस। जी हाँ, अपराधियों के लिए तो आसान था, एक राज्य में कुछ किया दूसरे में भाग गए, कोई तालमेल ही नहीं था। और एक बहुत ही संवेदनशील और बड़ा मुद्दा आपने बताया था, देवस्वम। हाँ, देवस्वम यानी मंदिरों और उनकी संपत्तियों का मैनेजमेंट। दोनों ही राज्यों में बड़े और अमीर मंदिर थे, बहुत जमीनें थीं, चढ़ावा आता था। तो झगड़ा किस बात पर था? झगड़ा इस पर था कि इनका प्रशासन कैसे हो, रखरखाव के लिए पैसा कहाँ से आए, कैसे खर्च हो, इस पर काफी मतभेद थे। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, लोगों की धार्मिक भावनाएं, परंपराएं सब जुड़ी थी इससे। और इन सब प्रशासनिक और व्यावहारिक दिक्कतों के ऊपर एक और चीज थी, दोनों रियासतों के शासकों के बीच की व्यक्तिगत अनबन। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। कहा जाता है कि त्रावणकोर और कोचीन के महाराजाओं के बीच रिश्ते दशकों से बिल्कुल भी सौहार्दपूर्ण नहीं थे। अच्छा। हालत ये थी कि वो एक दूसरे के यहाँ सामाजिक कार्यक्रमों में भी नहीं जाते थे। अरे बाप रे। त्रावणकोर के महाराजा शुरू में किसी भी बदलाव के खिलाफ थे। उन्हें शायद ये डर था कि अगर कोचीन के साथ विलय हुआ तो उनकी अपनी हैसियत, उनका रुतबा, वो कोचीन के महाराजा की तुलना में कहीं कम न हो जाए। ये सिर्फ व्यक्तिगत ईगो नहीं था शायद। नहीं, ये सदियों पुरानी पहचान और सत्ता के ढांचे से जुड़ा डर था। ये दिखाता है कि एकीकरण सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं होता है, इसमें गहरी जड़ों वाली निष्ठाएं और ऐतिहासिक संबंधों को साधना पड़ता है। इसमें एक और कोण भी था। हाँ। वो तमिल वाला। हाँ, त्रावणकोर राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तमिल भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी थी। वहां की त्रावणकोर तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी इस विलय के पक्ष में नहीं थी। क्यों? उन्हें लगता था कि अगर त्रावणकोर का विलय कोचीन के साथ हुआ तो वो नए राज्य में और भी छोटे अल्पसंख्यक बन जाएंगे। उनकी मांग थी कि उनके तमिल बहुल तालुकों को त्रावणकोर से निकालकर पास के मद्रास प्रांत में मिला दिया जाए। तो कई सारी परतें थीं इस मसले की। बिल्कुल। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये सारी बाधाएं भौगोलिक, प्रशासनिक, व्यक्तिगत और अल्पसंख्यकों की चिंताएं कितनी गहरी थीं। ये सिर्फ सतही मुद्दे नहीं थे। सालों की प्रतिद्वंदिता, शासन की असली दिक्कतें और लोगों की पहचान से जुड़े सवाल थे। और ये उस बड़ी चुनौती का ही एक हिस्सा था जिसका सामना पूरे भारत में रियासतों के एकीकरण के समय सरदार पटेल और वीपी मेनन कर रहे थे। जी हाँ। तो इन उलझी हुई परिस्थितियों में बातचीत कैसे आगे बढ़ी, यहाँ वीपी मेनन का रोल बहुत अहम हो जाता है। बहुत ज्यादा। उन्होंने त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर से बात की। मेनन ने साफ किया कि देखिए, भारत सरकार की विलय योजना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है। अच्छा। इसके तहत रियासतों को सिर्फ 3 मुख्य विषय, रक्षा, विदेशी मामले और संचार ही केंद्र सरकार को सौंपने हैं। बस। बाकी सब मामले राज्य के पास। बिल्कुल। बाकी सभी आंतरिक मामलों में पूरी स्वायत्ता, कोई वित्तीय बोझ या दूसरी बड़ी शर्तें नहीं। ये तो ठीक था। मेनन ने ये भी तर्क दिया कि भाई दुनिया बदल रही है, ऐसे में अलग थलग रहने में खतरा है।
उन्होंने बढ़ते साम्यवादी प्रभाव जैसी चुनौतियों का भी हवाला दिया। कहा कि इन सब से निपटने के लिए एक मजबूत, एकीकृत आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। लेकिन अय्यर माने नहीं शुरू में। नहीं, वो विलय के बजाय सिर्फ किसी तरह के समझौते पर जोर दे रहे थे। त्रावणकोर की आजादी की बात पर अड़े थे। लेकिन तभी एक घटना हुई। वो हमला। हाँ, जुलाई 1947 में त्रिवेंद्रम में एक संगीत सभा चल रही थी। उसी दौरान सर सीपी रामास्वामी अय्यर पर किसी राजनीतिक चरमपंथी समूह के एक सदस्य ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। ओहो, वो बुरी तरह घायल हो गए। इसका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, इसका राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा था। इसने त्रावणकोर सरकार की जो स्वतंत्र रहने की नीति थी, उसकी कमजोरियों को एकदम उजागर कर दिया। अंदरूनी विरोध भी बढ़ रहा था और बाहरी दबाव तो था ही। इस हमले ने हवा का रुख ही बदल दिया। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? जैसे ही अय्यर अस्पताल से ठीक होकर बाहर आए, उन्होंने त्रावणकोर के भारत में विलय की इच्छा जाहिर कर दी। ये एक बड़ा यू टर्न था। हाँ, बिल्कुल। उधर लॉर्ड माउंटबैटन ने भी त्रावणकोर के महाराजा को समझाया कि देखिए, विलय में ही सबकी भलाई है और ये रणनीतिक रूप से भी जरूरी है। दबाव काम आया। हाँ, अंदरूनी और बाहरी दबाव। आखिरकार अगस्त 1947 में त्रावणकोर के महाराजा ने भारत में विलय के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपनी सहमति टेलीग्राफ के जरिए भेज दी। अच्छा, टेलीग्राफ से? जी, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वही दस्तावेज था जिसके जरिए रियासतें सिर्फ वो 3 विषय, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, भारत सरकार को सौंप रही थी। बाकी अंदरूनी स्वायत्ता उनकी बनी हुई थी। त्रावणकोर के इस फैसले का असर दूसरी हिचकिचा रही रियासतों पर भी पड़ा। उन्हें भी लगा कि यही रास्ता सही है। तो त्रावणकोर का भारत में विलय तो हो गया, लेकिन अभी त्रावणकोर और कोचीन का आपस में एक होने का सवाल बाकी था। बिल्कुल, वो भारत का हिस्सा तो बन गए, पर अभी भी 2 अलग-अलग इकाइयां थे। फिर मार्च 1949 में वीपी मेनन फिर त्रिवेंद्रम गए। जी। इस बार सवाल था कि इन दोनों राज्यों का भविष्य क्या हो। हाँ, 3 विकल्प रखे। हाँ, 3 विकल्प। पहला था ऐक्य केरल, मतलब एक संयुक्त केरल बनाना जिसमें त्रावणकोर, कोचीन और ब्रिटिश भारत का मालाबार इलाका भी शामिल हो। अच्छा। दूसरा विकल्प था सिर्फ त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर एक संघ बनाना। और तीसरा था कि भाई जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहे, दोनों अलग अलग रहें। ऐक्य केरल का विचार तो काफी चल रहा था उस समय, है ना? हाँ, लोकप्रिय था, लेकिन इस पर अभी राष्ट्रव्यापी बहस चली रही थी। कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं था, इसलिए मेनन और बाकी लोगों को लगा कि ये उस वक्त के लिए प्रीमेच्योर है। हाँ। और यथास्थिति बनाए रखना भी कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं लग रहा था। वो पुरानी दिक्कतें तो थी ही। तो बीच का रास्ता चुना गया, त्रावणकोर और कोचीन का संघ। जी हाँ, दोनों राज्यों के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों ने अपनी अपनी कांग्रेस पार्टियों से सलाह मशवरा किया और फिर सबने मिलकर संघ बनाने के प्रस्ताव को मान लिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो मद्रास प्रांत में किसी भी तरह के विलय के खिलाफ हैं। अब असली चुनौती थी उन पुरानी बाधाओं का हल निकालना जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। इसके लिए एक विस्तृत समझौता तैयार किया गया, उसे वाचा या कॉवेनेंट कहा गया। जी, कॉवेनेंट। इसमें इन सभी मुश्किलों का समाधान निकालने की कोशिश की गई। जैसे वो भूगोल वाली समस्या। हाँ, वो तो संघ बनने से अपने आप हल हो गई। अब वो पूरा इलाका एक ही प्रशासनिक इकाई बन गया। ठीक है। पुरानी प्रतिद्वंदिता और प्रशासनिक दिक्कतें भी एक साझा प्रशासन के तहत आने से कम होने की उम्मीद थी, बल्कि भविष्य के लिए एर्नाकुलम और कुलोन के बीच एक नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। अच्छा, और वो मंदिरों की संपत्ति वाला बड़ा मुद्दा देवसोम, उसका क्या हुआ? वो तो बहुत संवेदनशील रहा होगा। हाँ, बहुत। समाधान ये निकला कि दोनों पूर्व राज्यों के लिए अलग अलग देवसोम बोर्ड बनाए जाएंगे। अलग अलग? जी, अलग अलग। मंदिरों के धार्मिक अनुष्ठानों और रस्मों पर महाराजाओं का नियंत्रण बना रहेगा और सबसे अहम बात, नए संयुक्त राज्य के खजाने से हर साल एक तय रकम, कुल 51 लाख रुपए। 51 लाख काफी बड़ी रकम थी उस समय। हाँ, जिसमें से 6 लाख त्रावणकोर के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के लिए थे। ये रकम इन बोर्डों को दी जाएगी ताकि मंदिरों का काम ठीक से चलता रहे। ये एक तरह से परंपरा और नए प्रशासन के बीच संतुलन था। और एक दिलचस्प बात ये थी कि कोचीन की व्यवस्था में एक सामाजिक सुधार का तत्व भी जोड़ा गया। इसमें दलितों यानी हरिजनों को भी मंदिर प्रबंधन और पदों तक पहुंच दी गई, जो पहले नहीं थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देवसोम का तो हल निकला, लेकिन वो शासकों के आपसी संबंध और उनके पद का क्या हुआ, वो जो अनबन थी? हाँ, ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समझौता था। देखिए, त्रावणकोर के महाराजा
जो ज्यादा बड़ी और अमीर रियासत के शासक थे। हाँ, उन्हें आजीवन नए संयुक्त राज्य का संवैधानिक प्रमुख यानी राज प्रमुख बनाया गया। आजीवन। जी, आजीवन। ये एक बहुत बड़ी रियायत थी त्रावणकोर के लिए। और कोचीन के महाराजा? कोचीन के महाराजा ने बड़े दिल का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी पद की मांग किए इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। अच्छा। राजधानी त्रिवेंद्रम त्रावणकोर को बनाया गया। लेकिन कोचीन की जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए यह तय हुआ कि राज्य का हाईकोर्ट एर्नाकुलम कोचीन में ही रहेगा। ये एक तरह का संतुलन था। जी, एक व्यवहारिक समझौता। और उन तमिल भाषी अल्पसंख्यकों की चिंता जो मद्रास में शामिल होना चाहते थे? वीपी मेनन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि नए राज्य के विधानमंडल में उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व या वेटेज दिया जा सकता है। ओके। जिससे उनके हितों की रक्षा होगी। मद्रास में शामिल होने की उनकी मांग को अव्यवहारिक बताया गया क्योंकि वो भाषाई राज्यों वाला मुद्दा अभी राष्ट्रीय स्तर पर अनसुलझा था। इस वाचा में कुछ और भी खास बातें थीं, है ना? जैसे शासकों का निजी भत्ता, प्रिवी पर्स। हाँ, प्रिवी पर्स। वो भी तय किया गया। त्रावणकोर के महाराजा के लिए 18 लाख रुपए सालाना। 18 लाख? हाँ, ये उस रकम से काफी कम था जो वो पहले राज्य के खजाने से लेते थे, जिसमें उनका निजी खर्च और राज्य के कुछ प्रशासनिक खर्च भी शामिल होते थे। कोचीन के महाराजा के लिए 2,35,000 रुपए सालाना तय हुए। और उनके उत्तराधिकारियों के लिए? उनके उत्तराधिकारियों को क्या मिलेगा, ये भविष्य में भारत सरकार को तय करना था। और एक और जिक्र आता है त्रावणकोर के महाराजा के एक बड़े कदम का, वो जमीन वाला। हाँ, वो वाकई में एक उल्लेखनीय बात थी। त्रावणकोर के महाराजा ने अपनी विशाल निजी जमीनें, जिन्हें कंडू कृषि भूमि कहते थे। कितनी थी वो? करीब 60,000 एकड़ जमीन, जिससे सालाना लगभग 5 लाख रुपए की आय होती थी, वो उन्होंने स्वेच्छा से नए राज्य को सौंप दी। वाह! दूसरे विलय समझौतों में नहीं थी। सही कहा। आमतौर पर रियासतें सिर्फ वो 3 विषय ही केंद्र को सौंपती थीं: रक्षा, विदेश, संचार। लेकिन त्रावणकोर कोचीन वाचा में एक खास प्रावधान रखा गया कि राज प्रमुख चाहें तो केंद्र सरकार की सूची में आने वाले टैक्स यानी कराधान से जुड़े मामलों पर भी विलय कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों? ये शायद भविष्य में वित्तीय एकीकरण को और आसान बनाने के लिए सोचा गया एक कदम था, एक अनुमति देने वाला प्रावधान था। तो आखिरकार इतनी सारी बातचीत, इतने समझौते। जी। मई 1949 में इस वाचा पर दोनों महाराजाओं ने हस्ताक्षर कर दिए। 14 जुलाई 1949 को संशोधित विलय पत्र पर भी दस्तखत हो गए। हाँ। और 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन का संयुक्त राज्य, जिसे त्रावणकोर कोचीन राज्य कहा गया, वो आधिकारिक तौर पर बन गया। जी, अस्तित्व में आ गया। आंकड़ों की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल करीब 9,155 वर्ग मील था, आबादी लगभग 7.5 लाख थी और सालाना राजस्व करीब 13 करोड़ 40 लाख रुपए था। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब क्या समझें इससे? निचोड़ ये है कि 2 ऐतिहासिक और प्रगतिशील रियासतें तमाम अंदरूनी दिक्कतों और बाहरी दबावों के बावजूद सफलतापूर्वक एक हुईं। हाँ। एक नया राज्य बना जिसकी एक साझा सरकार थी, एक विधानमंडल, एक न्यायपालिका। दोनों पुराने राज्यों की संपत्ति और कर्ज नए राज्य के हो गए। ओके। राज प्रमुख और उनकी मंत्री परिषद केंद्र सरकार के अधीन काम करने लगी और आपातकाल जैसी स्थिति में केंद्र सरकार सीधे प्रशासन संभालने का अधिकार रखती थी। तो ये सिर्फ 2 राज्यों का विलय नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के राजनीतिक एकीकरण की जो बड़ी कहानी है, उसका एक बहुत अहम अध्याय था। इसने दिखाया कि बातचीत, समझौते और थोड़ी दूरदर्शिता से कितनी भी मुश्किल लगने वाली गांठें खोली जा सकती हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने त्रावणकोर और कोचीन की यात्रा देखी, कैसे वो आज़ादी के कगार से चले, कई गंभीर चुनौतियों का सामना किया और आखिरकार बातचीत और समझौतों के रास्ते एक हुए। जी। इसमें कूटनीति, दबाव और स्थानीय चिंताओं को समझने की कला सबका मिश्रण था। बिल्कुल। और इससे एक मुख्य बात ये उभरती है कि राज्यों का एकीकरण, खासकर जब वो त्रावणकोर कोचीन जैसे जटिल और जागरूक राज्य हों, कितना नाजुक और बहुस्तरीय काम होता है। हाँ। इसके लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति ही काफी नहीं होती। जमीनी हकीकतों, ऐतिहासिक संदर्भों और लोगों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना पड़ता है, चाहे वो देवसोम का मुद्दा हो या शासकों के पद का या अल्पसंख्यकों की आवाज का। हर पहलू को ध्यान में रखना पड़ता है। ये पूरी कहानी एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। क्या? स्रोत में हमने देखा कि 1949 में ऐक्या केरल, मतलब पूरे मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाने का विचार समय से पहले माना गया था। हाँ। लेकिन कुछ ही साल बाद 1956 में भाषा के आधार पर केरला राज्य बना दिया गया
उसमें त्रावणकोर कोचीन के साथ मालाबार भी शामिल था। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि 1949 में बने इस त्रावणकोर कोचीन संघ ने बाद के वृहद केरल राज्य की नींव कैसे रखी, या क्या 1956 में हुए पुनर्गठन ने 1949 के कुछ समझौतों को बदला या शायद अनदेखा किया। इन शुरुआती समझौतों का असर आज भी केरल की राजनीति और समाज पर किस तरह महसूस किया जाता होगा, ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।